भावना अग्रवाल जी, डॉक्टर उदय शंकर, आप लोगों का बहुत आभार है कि आपने हमें ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपने भविष्य के जो बच्चे हैं उनसे बात कर सकूं। मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उसका मुझे उम्मीद है कि आप लोग जवाब ज़रूर देंगे। और ये प्रश्न ये है कि इस समय आप लोगों को ने जो भी न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, उनको ये पता होगा कि भारत पे अमेरिका ने बहुत ज़बरदस्त टैरिफ लगा रखे हैं। कितनों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ? सभी ने पढ़ा हुआ है। ये कुछ बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बोले। जियो पॉलिटिक्स, यस, बट और क्या वजह हो सकती? किस बात की जियो पॉलिटिक्स? बोलिए बोलिए। एक बात वो भी है, यस, वो भी बात सही है, मगर चीन भी तो खरीद रहा है। असल वजह ये नहीं है। असल वजह ये है कि जो सेंटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी हैं, मैं जब बात कहता हूं सेंटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, और एक होता है सेंटर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सेंटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी वो सेंटर्स है जहां पे रिसर्च हो रही है, और सेंटर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है जो उस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज में फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए कौन सी है, तो बता सकता है? अभी एआई की बात हो रही थी। आपको उस चीज को, उस कंप्यूटेशन को करने के लिए आपकी जितनी चीजें हैं, आप लोगों को घर में ये भी देखा होगा कि ऐप के साथ आप लाइट ऑन कर लेते हैं। आप के बहुत जो लोगों ने ज़्यादा मॉडर्न घर बना रखे हैं, वो अलेक्सा को कहेंगे पर्दे खोल दो तो पर्दे खुल जाते हैं, वो कहेंगे अलेक्सा पर्दे बंद कर दो तो पर्दे बंद हो जाते हैं। आप वॉशिंग मशीन के अंदर आप फीड करके डाल दीजिए कपड़े, वो धुल धुला के वापस सूख के निकल भी आते हैं। ये चीज़ें किस चीज़ से चल रही हैं? चिप्स। अब ये खेल जो चिप्स का है वो कहां पे है? सॉरी, वो तो हम अब शुरू कर रहे हैं। हमारी रफ्तार बड़ी देर से हो रही है, मगर अब वी आर स्टार्टिंग नाउ। The biggest chip manufacturer, the main thing about chip manufacturing is the nano chip. जो चिप तो सभी बना रहे हैं, हम भी बना रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज चिप्स बना रही है, मगर नैनो चिप जो मेन क्रूशियल चीज है। मैंने ये बात क्यों लाई है, आपने साथ साथ में ये भी सुना होगा कि अमेरिका ने निविडिया कंपनी में 15% स्टेक खरीदा है। वो क्यों खरीदा है? क्यों? अल्टीमेटली उनका एम्बिशन ये है, वो ये चाहते हैं कि चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सिर्फ अमेरिका में ही हो, क्योंकि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग के साथ आपको लेबर की जरूरत है। ये बात समझते हैं आप? तो ये पूरी चीज क्यों हो रही है? उसके बाद क्या इंडिया जैसी मार्केट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेंगलोर में जहां पे हम लोग कह रहे हैं कि हमारा बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है, बाकी चीजें हो रही है, क्या जरूरत है? हाँ, साबुन तेल कपड़े शपड़े आप बनाते रहिए, ये कोई बात नहीं, वो तो वो कहेंगे हाँ भाई शौक से बनाइए। बट क्रूशियल टेक्नोलॉजी जो आपको कंट्री को, जो आज हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है और 5 बनना चाह रहे हैं, और बाद में जाके वर्ल्ड में नंबर 3 इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं, वो सब डिपेंड करेगा इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। साबुन तेल बनाने से वो हाँ नहीं पहुंचेंगे आप। और ये खेल जो है वो आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि वो तब तक मुमकिन नहीं होगा, इट विल नॉट बी पॉसिबल टिल सच टाइम एज यू डू नॉट इनोवेट। और इनोवेशन करने के लिए आपके लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि आप अपने दिमाग को खोल के रखिए। एक बहुत अच्छी बात गौतम साहब ने कहा कि साहब जो आप टेक्नोलॉजी अभी पढ़ने जा रहे हैं, वो आप जब तक पढ़ के खत्म करेंगे तब तक वो ऑलरेडी आउटडेटेड होगी। तो जो
इसमें कोई आपकी गलती नहीं है, किसी की भी गलती नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व ही ऐसी करती। मैं अभी हाल में यूनाइटेड स्टेट्स गया हुआ था, तो वॉशिंगटन में एयरपोर्ट के पास उन्होंने एक म्यूजियम खोल रखा है, विच दे कॉल द एयर एंड स्पेस म्यूजियम। तो एक चीज मैंने वहां पे देखी और मैंने नोटिस किया कि इंसान जब सोचता है तो कहां तक पहुंचता है। पहला हवाई जहाज जो है एक प्रोटोटाइप कब बना था, कोई बता सकता है? नोबडी। 1903 में, 1903। वो जहाज भी उन्होंने वहां रखा हुआ। वो ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग बचपन में वो कागज के बनाते थे ना जहाज उड़ाने के लिए। आप मतलब आप लोग तो शायद उस जनरेशन के हैं जहाँ पे कागजों की जरूरत ही नहीं पड़ती, हर चीज़ लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन पर हो जाता है। मगर जब हम लोग पढ़ते थे तो ये सब चीज़ें थी नहीं, तो हम लोग तो कागज़ के जहाज़ बना के उड़ाते थे। तो उस तरह का वो जहाज़ था। फिर जब मैं थोड़े आगे गया तो मैंने स्पेस शटल देखा, एंड स्पेस में इंसान को अमेरिका ने 1963 में डाल दिया। विदिन 60 ईयर्स एक कागज के हवाई जहाज को जो सिर्फ कुछ 100 मीटर उड़ा था से लेके अमेरिका ने वो जहाज जो है वो स्पेस में डाल दिया। 60 ईयर्स तो कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। मेरी उम्र 62 साल हो गई। तो आप ये इमेजिन करिए कि जब इंसान इमेजिन करता है जो इस चीज प्राप्ति के लिए, वो उसको कहां से कहां तक पहुंचाता है। तो हम जब बड़े हो रहे थे ना, तो हमको जब टेलीफोन करना होता था तो मैं अपने कस्बे के एक्सचेंज पे जाता था, क्योंकि घर के फोन से तो फोन लगता नहीं था। और वो उसमें वो बड़ी लंबी लंबी सी सुइयां होती, तो वो एक छेद से निकाल के दूसरे में डालता था, फिर चिल्लाता था उसमें कि भाई दिल्ली दिल्ली दिल्ली। तो दिल्ली की धीमी सी आवाज़ आती थी, हाँ दिल्ली सुन रहा हूँ मैं। फिर वो बताते थे कि भाई फलाने को बता दीजिए कि मैं फलाने ट्रेन से आने वाला हूँ। और आज आप दुनिया की किसी इंसान से किसी वक्त भी फ़ोन उठा के बात कर सकते हैं। तो ये तो परिवर्तन मैंने कम्युनिकेशन में अपने जीवन में देखा। आप लोगों में कितने ने स्टार मूवीज देखी? स्टार वॉर्स देखा किसी ने? कम लोगों ने। मेरी आपसे राय होगी कि आप स्टार वॉर्स जरूर देखिए। ये बड़ी अच्छी फिल्म है जिसमें आप टेक्नोलॉजी भी सीखिएगा, फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी भी सीखिएगा। आप खुद देखिएगा जब वो फिल्म बनी थी 30-40 साल पहले, उस वक्त ये चीजें नहीं, उस फिल्म में जो चीजें दिखाई थी उस वक्त नहीं थी, मगर आज वो है। दूसरा जो दिखाता है वो ये है कि मैनेजमेंट क्या है, इंसान को आगे बढ़ने के लिए उसकी सोच कैसी है। और वो सोच आप तभी पैदा कर सकते हैं जब आप अपने एजुकेशन के दौरान, जो आप जिस फेज से आप अगले फेज में जाने वाले हैं, अभी तक तो आपको ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, यही पढ़ा होगा, तो आपको इसके बेसिक प्रिंसिपल समझाए गए होंगे, क्योंकि उसको जाने बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। मगर आप अब जो पढ़ाई करने जा रहे हैं उससे आगे की पढ़ाई करनी है, और उसमें आपकी सफलता जो है आगे जीवन में उस पर निर्भर करेगी कि आप इस दौरान क्या सीखते हैं। व्हाट इज एजुकेशन? को ये बता सकता है कि शिक्षा का क्या मूल क्या होता है? शिक्षा क्या करती है, क्या देती है? वो आपको एक सिस्टमैटिक सोचने का तरीका बताती है, और ये चीज जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो उस स्टेज ऑफ लाइफ में है कि जिसमें आपको जो बताया जाता है उससे आगे आपको खुद सोचना है, और उसके लिए आपके पास तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं। आपका फ़ोन आपको एक सबसे बड़ा जो है वो इसमें दोस्त है, और आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है। हम इंडिया को अगर आप देखिए, हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, आपने सोचा इसके बारे में? 2022 में श्रीलंका की सरकार गिरी। कैसे गिरी? आप ही जैसे कुछ नौजवान इकट्ठे हुए, वो घुस गए प्रेसिडेंशियल पैलेस में। वो गोटबाया साहब ने 76 साल की उम्र पे फौजी जहाज लिया
और उड़ के वो वहां से चले गए। फिर क्या होता है? बांग्लादेश 5 अगस्त 2023 में वही आप जैसे नौजवान उठे, उनने वो घुस गए प्राइम मिनिस्ट्रियल रेजिडेंस में। शेख हसीना अगर 40 मिनट लेट होती तो शेख हसीना नहीं। और आज कहां वो तमाशा हो रहा है? ये तमाशा कैसे कराया जा रहा है? सोशल मीडिया। आप आ गए अपनी बात पे। अब यही आपका फ्यूचर है। या तो आप सड़कों पे बिल्डिंगें जला रहे होंगे और सरकारें बदल रहे होंगे, या आप उस तरह से एक कागज के जहाज से एक स्पेसशिप बना रहे होंगे। ये निर्णय जो है वो आपको करना है, और वो निर्णय बाद में नहीं करना है, वो निर्णय अभी करना है। आप में से कितने नौकरी ढूंढेंगे? कोई हाथ खड़ा करके बताएगा? कोई नौकरी ढूंढने वाला है? सब इनोवेटर बनेंगे। कुछ हंसे भी, लगता है कि कुछ कुछ ख्वाहिशात ऐसी भी हैं। तो आप जब है ना, जब इस तरह की सोच करिएगा तो पकड़िएगा गौतम साहब। ये एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ काम करते हैं। इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो इनोवेशन में, इन रिसर्च में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। और आप इस दौरान जो है वो इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करेंगे ये सोचना है। हम लोग तो इसकी बात करते ही हैं, ये कि जब तक इस देश के अंदर इनोवेशन नहीं आएगा, जब तक रिसर्च में पैसा नहीं डाला जाएगा, जब तक आप जैसे लोग जो हैं अपनी सोच को एक ऐसे प्रोडक्ट में बनाएं जो इस देश को आगे ले जाए, ये चीजें संभव नहीं होंगी। ये जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करता है ये भी मैं आपको बता दूं। एक बड़ी निजी मिसाल है। नेपाल जैसी हालत आज है वो एक जमाने में जम्मू कश्मीर में हुआ करती है। आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे तो 2008, 9, 10 3 साल लगातार वहां पे एजिटेशन चले इसी किस्म की। ये और बात है कि वो छोटे से इलाके में था तो ये मतलब वहां पे आप सरकारें नहीं गिरा सकते थे। तो वहां पे 2016 में एजिटेशन हुआ बुरहान वानी के किलिंग के बाद। तो उस एजिटेशन के दौरान एक प्रोफेसर जो NYU स्टर्न, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक स्टर्न इंस्टीट्यूट है उनका, जहां पे मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है, वहां के प्रोफेसर थे वसंत धर। वो वहां पे पहलगाम में फंस गए क्योंकि कोई चीज हिल नहीं रही थी, सब रास्ते ब्लॉक थे, वहां पे पत्थरबाजी चल रही थी, ट्रैफिक नहीं चल रहा था। तो वहां से जब वो निकल के आए, और वो खुद कश्मीर के रहने वाले थे, जब वो निकल के आए तो वो बड़े परेशान थे। तो वो हमारे पास NSCS में आए और उन्होंने ये कहा कि साहब हम लोग डेवलप करना चाहते हैं ड्राइवरलेस कार, कि गाड़ी ऐसे चले कि जिसमें उसकी किसी ड्राइवर की जरूरत ना पड़े, और वो मतलब ट्रैफिक का, बाकी चीजों का सब चीज फैक्टर करके वो गाड़ी चले। तो उसके अंदर आप अंदाजा लगाइए कि कितने सेंसर लगेंगे, कितने कैमरास की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो वहां पे जिसको वो काउंटर करेगा। ये मेरे ख्याल से थोड़ा वेस्टर्न आइडिया है, क्योंकि हिंदुस्तान में गाड़ी आप कैसी भी चलाने की कोशिश करिए तो उतना कोई भी कंप्यूटर इसको नहीं कर पाएगा। आप लोग भी बाइक वाइक चलाते होंगे, जब अकेले चलाते हो तो सीधे सीधे चलते हो, जब गर्लफ्रेंड पीछे बैठ रही होती है तो इधर उधर घुमाते होंगे इसको। कुछ हंसे भी लोग तो करते भी हैं ऐसा, लड़कियां में मुस्कुरा रही है इसके मतलब उनके बॉयफ्रेंड भी उनको घुमाते होंगे। तो बहरहाल फिर उन्होंने कहा कि साहब जिस तरह से ड्राइवरलेस कार होती है, हम क्यों नहीं प्रिडिक्टिव पुलिसिंग कर सकते। तो प्रिडिक्टिव पुलिसिंग का भाई मॉडल सोचा गया कि कैसे बनाया जाए, कि आप सिचुएशन एंटिसिपेट कर लीजिए कि कोई सी सिचुएशन बिगड़ने वाली है तो आपको पहले से अंदाजा लग जाए कि ये सिचुएशन बिगड़ सकती है, इतने टाइम पे बिगड़ सकती है, इतने लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं।
तो हम लोगों ने उसमें बहुत सारी रिसर्च करी और उसके लिए हम लोगों ने एक पार्ट प्रोजेक्ट जो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, हमने आईआईटी दिल्ली को दिया। और आईआईटी दिल्ली से मुझे वो प्रोजेक्ट वापस लेना पड़ा, क्योंकि मैंने उनके रिसर्च के और उनकी फाइंडिंग्स को ऐसा पाया कि जो हमारे काम नहीं आ सकता। फिर हमने सोचा कि अब क्या करें। तो आप ही जैसे नौजवान कुछ हमने लड़के लिए और उनको काम पे बैठा दिया और उनने हमको वो प्रोजेक्ट तैयार कर दिया। हमने वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और हमने जम्मू कश्मीर पुलिस को दे दिया कि भाई इसको आप रन करिए अपनी एंटिसिपेशन के लिए। वो हमसे एक कदम और आगे चले गए। उन्होंने कहा साहब टेररिज्म को डील करने के लिए इसमें कैसे किया जा सकता है। मैंने कहा बेस तो हमने बना के दे दिया, इसमें जो भी आगे आपको करवाना है आप कर लीजिए। हमारी टीम ये थी, आप इनसे काम लेना चाहते हैं ले लीजिए, और इसके अलावा किसी से काम लेना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सेट लोग थे, जो बड़े नाम थे, जो प्रोफेसर थे, उनसे वो काम ना हो पाया। वो काम किसने किया? आप जैसे लोग, क्योंकि वो सोच वहां पे पहुंचानी जो थी, वो इमेजिनेशन जो था, वो आप ही के जनरेशन के लोग कर सकते हैं। इसलिए आपका भविष्य जो है वो बहुत उज्जवल है, और आपका भविष्य अगर उज्जवल होगा तो भारतवर्ष का भविष्य उज्जवल होगा। हम लोग जो बात करते हैं कि साहब हम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं और बनेंगे, तो ये किस चीज पे होगा? बगैर टेक्नोलॉजी के नहीं। और आज जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इट इज ऑल गोइंग टू बी ड्रिवन बाय एआई। तो आप में से कितने एआई पढ़ेंगे? ये पहले सोच रखा था कि लेक्चर के बाद हो जाओ? पहले वही तो मैं कहता ना, 2 कदम आगे ही है आप हम लोगों से। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।